हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 25। ये वर्कशीट 31 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल्ड है और आज की हमारी वर्कशीट का जो मेन टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड राजधानियाँ। ये भी चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई से लिया गया है। आज की वर्कशीट में ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से जानना चाहता है कि जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर, उनके लिए उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे वो प्राप्त होती है। फिर जिज्ञासा ज्ञान को बताती है, ज्ञान यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। जिज्ञासा ज्ञान को बताती है कि कोशिका के जितने भी कार्य हैं, कोशिका जितने भी जैविक क्रियाएं करती हैं, उन सबको ऊर्जा प्रदान करने का काम एक कोशिका अंगक द्वारा होता है। इस कोशिका अंगक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और ये ऊर्जा किस रूप में देता है? एटीपी के रूप में, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम है, ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी का उत्पादन करता है और कोशिका को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए, विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा दैट इज एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। हमने श्वसन अभिक्रिया के बारे में 7th क्लास में पढ़ा था कि श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है, भोजन का विखंडन करके कोशिका ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ये सारी प्रक्रिया होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो भीतरी झिल्ली होती है, अंदर वाली जो झिल्ली होती है, वो वलित होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ इसमें फोल्ड्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु, इससे संबंधित केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए और राइबोसोम होने के कारण ये अपने कुछ प्रोटीन स्वयं ही बनाता है। राइबोसोम और डीएनए की उपस्थिति के कारण ही ये संभव है कि ये अपने कुछ प्रोटीन अपने आप ही बनाता है। अब ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, दीदी पादप कोशिका में राजधानी का क्या महत्व है? राजधानियों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जंतु कोशिकाओं में या तो बहुत छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, परंतु पादप यानी कि पौधों की कोशिकाओं में ये काफ़ी बड़ी होती है और इनका एक विशेष महत्व होता है। तो जिज्ञासा ज्ञान को बताती है, ज्ञान हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में राजधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा सफेदी देती हैं। पादप कोशिकाओं में यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती है, राजधानियाँ उनमें द्रव्य सेल सैप को इकट्ठा करती है और कोशिका को कठोरता और स्फीति यानी कि स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। जो ये द्रव्य होता है जो राजधानी के अंदर संग्रहित होता है, इस द्रव्य में कुछ अन्य आवश्यक पदार्थ, अन्य जो चीज़ें हैं जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा, ये सब भी इकट्ठी होती है, स्टोर की जाती हैं। राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में जो राजधानी होती है उसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट राजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। एक कोशिका जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए ये हमारी कोशिका है और ये बीच में राजधानी। ये राजधानी क्या करती है, जो कोशिका द्रव्य है और जो राजधानी के अंदर जो द्रव्य है, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? टोनोप्लास्ट करता है। टोनोप्लास्ट क्या है? राजधानी की झिल्ली है।
एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे अमीबा या पैरामीशियम, वहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं ये अपशिष्ट पदार्थों यानी कि रसधानियाँ क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालने में हेल्प करती है और जो अतिरिक्त जल है उसको भी बाहर निकालने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सारा कार्य किसके द्वारा होता है, रसधानियों के द्वारा, वैक्यूल्स के द्वारा होता है, जिन्हें हम रिक्तिकाएँ भी बोलते हैं। रसधानियों को हम रिक्तिकाएँ भी कहते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही भोजन का विखंडन कर एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करता है और जब भी कोशिका को इसकी आवश्यकता होती है उसे प्रदान करता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें कोशिका के कौन कौन से कार्य हैं जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोशिका को, वो बताने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, कोशिका के कार्य लिख के आप वृद्धि तथा क्रिया, यहाँ पे क्रियाएं रासायनिक क्रियाएंगे, जो भी रासायनिक क्रियाएं कोशिका के अंदर होते हैं उनमें से ज़्यादातर के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और फिर दूसरा काम है सर्जन, कोई भी नई चीज़ का सर्जन करना होता है जैसे प्लाज्मा झिल्ली को, या किसी नई चीज़ का निर्माण करना होता है जैसे कोशिका विभाजन। इन सभी कार्यों के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, इस कार्य में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कोशिका के कुछ कार्य हैं जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3 है, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? रसधानी की झिल्ली का नाम बताइए। रसधानी कौन सी कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है और इसकी झिल्ली का नाम बताएं तो इसकी झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा, रसधानी पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। तो ये आप लिखोगे, ऐसे ही आंसर लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एटीपी का पूरा नाम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी का पूरा नाम है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। पादप के लिए जो आवश्यक है उन पदार्थों का नाम लिखना है, परंतु ये आवश्यक पदार्थ उपस्थित कहाँ होते हैं? रसधानी में, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित पदार्थों के नाम है अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन तथा शर्करा। ये 4 बता दिए बेटा, क्वेश्चन में 3 ही पूछे हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, तो आप चारों भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।